वगैरह के अंदर वो फ्लैजिलेटेड नहीं होते हैं। स्पाइरोगैरा में बोथ द गैमेट्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड but similar in size। दोनों गैमेट्स नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, कोई फ्लैजेला नहीं होता, लेकिन सिमिलर होते हैं साइज में वो बराबर होते हैं। जैसे एक गैमेट ये हो गया, दूसरा गैमेट ये हो गया, साइज दोनों का बराबर है लेकिन कोई फ्लैजेला नहीं है। तो ऐसी कंडीशन भी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, इसको हम बोलते हैं आइसोगैमस कंडीशन। सेकेंड टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है अनआइसोगैमस। अनआइसोगैमस, एन का मतलब होता है नॉन सिमिलर, एनआइसो नॉन सिमिलर गैमेट्स, यानी कि यहां पे मेल और फीमेल गैमेट्स सिमिलर नहीं होते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर not similar in morphology। यहां पे मोर्फोलॉजी में यानी कि बाहर से देखने में वो सिमिलर नहीं होते। आइसोगैमस की अगर हम बात करें, यहां पे मोर्फोलॉजी में बेशक वो सेम है लेकिन फिजियोलॉजी में वो डिफरेंट होते हैं, तभी हम उनको मेल और फीमेल बोलते हैं। यहाँ पे मोर्फोलॉजी में भी अलग होंगे, मीन्स बाहर से दिखने में भी अलग होंगे, और जो फिजियोलॉजी है, जो इनका फंक्शनल पार्ट है, वो भी एक दूसरे से डिफर करता है। सो मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉट सिमिलर इन मोर्फोलॉजी, दोनों सिमिलर नहीं होते हैं मोर्फोलॉजी में। एग्जाम्पल यूडोरिना, यूडोरिना जो एल्गी है उसके अंदर ऐसा होता है, मीन्स ऐसा हो सकता है कि एक गैमेट बड़ा हो, दूसरा गैमेट छोटा हो, साइज डिफर हो गया। ऐसा भी हो सकता है एक मोटाइल हो और दूसरा नॉन मोटाइल हो, तो सिमिलैरिटी तो नहीं है, दोनों डिसिमिलर हैं। इसलिए जब मेल और फीमेल गैमेट डिसिमिलर होते हैं साइज में, शेप में, तो ऐसे केस में जो गैमेट्स हैं उनको अनआइसोगैमेट्स बोलते हैं और उनसे होने वाले रिप्रोडक्शन को अनआइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोला जाता है। यूडोरिना एक मेंबर है जिसके अंदर अनआइसोगैमस कंडीशन क्रिएट होती है। सो दीज आर द टू टाइप्स। नाउ द थर्ड वन इज oogamous टाइप। थर्ड वन इज oogamous। oogamous type of reproduction here, or in this female gamete is larger in size, non-motile और stationary। स्टेशनरी मीन्स फिक्स होता है। यहाँ पे जो फीमेल गैमेट है वो काफी बड़े साइज का होता है, नॉन मोटाइल होता है, मूव नहीं कर सकता, उसमें कोई फ्लैजेला नहीं होते। वाइल मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल, जबकि जो मेल गैमेट है वो छोटा भी होता है और मोटाइल भी होता है। तो यहाँ पे ये मान सकते हैं ये फीमेल गैमेट हो गया, काफी बड़ा है, नॉन मोटाइल है, और ये मेल गैमेट है, बहुत छोटा सा और मोटाइल कंडीशन में प्रेजेंट है। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं oogamous। ये अनआइसोगैमस से डिफर करता है, क्योंकि अनआइसोगैमस में जब फीमेल गैमेट मोटाइल और मेल गैमेट जब एक गैमेट मोटाइल और एक नॉन मोटाइल होता है तो उस केस में उनका साइज बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे फिक्स होता है कि जो फीमेल गैमेट है वो बड़ा होगा साइज में, नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल गैमेट है वो छोटा होगा और मोटाइल होगा। तो इसलिए ऐसे केस में जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें एग्जांपल है फ्यूकस।
फ्यूकस एक एल्गी होती है, उसके अंदर इस तरीके का oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सो ये 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आते हैं। आइसोगैमस अगर गैमेट दोनों सिमिलर है, अनआइसोगैमस अगर दोनों डिफरेंट है, oogamous अगर फीमेल गैमेट बड़ा है साइज में और स्टेशनरी है, फिक्स एक जगह पे, तो उसको हम oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी का एनवायरनमेंट के अंदर रोल क्या है, क्या रोल प्ले करती है एल्गी। सो नेक्स्ट पार्ट दैट इज द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। वैसे तो एल्गी काफी तरीके से ह्यूमन के लिए यूजफुल होती हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एटलीस्ट half of the carbon dioxide fixed on the earth is carried out by algae। अर्थ के ऊपर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, मींस फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें से लगभग आधी फोटोसिंथेसिस एल्गी ही करती है। तो काफी ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पज क्या होता है, एनर्जी रिच कंपाउंड जनरेट करना। तो ये फोटोसिंथेसिस से एनर्जी रिच कंपाउंड जनरेट करते हैं। दीज आर दी प्राइमरी producers of energy rich compounds which are essential for the life cycle of aquatic organisms। These are the primary producers of energy rich compounds। प्राइमरी मीन्स सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलते हैं। Which are the essential for the life cycle of aquatic organisms। और इन्हीं एनर्जी रिच कंपाउंड से जितने भी वाटर के अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका सर्वाइवल होता है, उसी से वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाते हैं। अगर एल्गी एनर्जी रिच कंपाउंड जनरेट नहीं करते हैं तो उस केस में बाकी जो ऑर्गेनिज्म है, हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है, उनको फूड अवेलेबल नहीं हो सकता है और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी। इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये एनर्जी रिच कंपाउंड बनाने वाले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। तीसरा, क्योंकि ये काफी ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे एनर्जी रिच कंपाउंड बनता है, तो जब फोटोसिंथेसिस होती है तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में निकलती है ऑक्सीजन। तो जहां पे एल्गी ग्रो करते हैं वो अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट काफी ज्यादा बढ़ा देती है। दे इंक्रीज the amount of dissolved oxygen in their immediate environment। ये अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में मींस उस वाटर बॉडी के अंदर जहां पे ग्रो कर रही है वहां पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा देते हैं। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ने का मतलब होता है कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो ज्यादा बैलेंस हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, क्योंकि ये एनर्जी रिच कंपाउंड बनाते हैं इस वजह से भी, और जो बहुत सारी एल्गी हैं, अबाउट 70 मरीन एल्गी हैं जिनको एज अ फूड मटेरियल यूज किया जाता है, एज अ फूड कंज्यूम किया जाता है। अबाउट 70 species of marine algae are consumed as food material
consumed as food material. Example, porphyra, laminaria, sargassum, etc. 70 स्पीसीज मरीन एल्गी की ऐसी है जिनको एज अ फूड मटेरियल कंज्यूम किया जाता है ह्यूमन बीइंग के थ्रू, जिसमें कुछ के एग्जांपल है पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगैसम। वो 70 स्पीसीज में से 3 स्पीसीज हैं जिनको एज अ फूड मटेरियल यूज किया जाता है। तो टोटल जितनी भी एल्गी है उनमें से 70 स्पीसीज ऐसी है मरीन एल्गी की जिनको एज अ फूड कंज्यूम किया जाता है। अब इसी कंजप्शन से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आती है क्लोरेला। इसका एक मेंबर होता है क्लोरेला, जो हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, जहां पे मैंने आपको आरएच विटाकर सिस्टम के बारे में बताया था। तो वहां पे मेंशन किया था कि क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला अब एक साथ एक ही ग्रुप के अंदर रख दिए गए हैं, क्योंकि दोनों यूनिसेल्युलर होते हैं। तो जो क्लोरेला होता है दैट इज द यूनिसेल्युलर एल्गी। क्लोरेला दैट इज अ unicellular alga. Chlorella is a rich source of protein, hence used in food supplements, even by space travelers. क्लोरेला एक यूनिसेल्युलर एल्गा है जिसके अंदर प्रोटीन काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होने की वजह से फूड सप्लीमेंट्स, यानी कि जैसे हम कुछ चीजें खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करने के लिए खाना खाने के अलावा जैसे बूस्ट है, हॉर्लिक्स है या कोई प्रोटीन एक्स है, इस तरह के बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं, उनका यूटिलाइजेशन करते हैं ताकि जो चीजें हमारे खाने में कम रह गई थी वो चीजें हमें कंप्लीट मिल सके। तो उनको हम फूड सप्लीमेंट्स बोलते हैं। तो फूड सप्लीमेंट्स को बनाने में भी क्लोरेला का यूज किया जाता है। और यहां तक कि जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो भी अपने साथ क्लोरेला को एज अ फूड सप्लीमेंट लेके जाते हैं स्पेस में कंज्यूम करने के लिए। तो एनर्जी रिच कंपाउंड जनरेट करते हैं, प्रोटीन रिच कंपाउंड जनरेट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एल्गी हैं जो हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी काफी कॉमर्शियल इंपोर्टेंस होती है। एल्गी also produce hydrocolloids, that is the compounds having water holding capacity. Algae also produce hydrocolloids which are of commercial इंपोर्टेंस। जो कॉमर्शियल इंपोर्टेंस के कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स कौन से सब्सटेंस होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस हैविंग द हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो काफी सारे वाटर कंटेंट को अपने अंदर होल्ड करके रख सकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स। तो एल्गी से, जो खासकर मरीन एल्गी की हम बात करते हैं, यहां पे मरीन एल्गी, रेड एंड ब्राउन एल्गी जो होती है, उनसे हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस भी ऑब्टेन्ड किए जाते हैं जिनके अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। जैसे कुछ एग्जांपल है हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस करने वाले एल्गी के और उनके कंपाउंड के। वो कौन से कंपाउंड से जो मरीन एल्गी से ऑब्टेन किए जाते हैं जिसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मींस हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? वेरियस hydrocolloids substances, various hydrocolloid substances. First one is algin,
or algene that is obtained from the or produced by brown algae. ब्राउन एल्गी से प्रोड्यूस किया जाता है एल्गीन. उसके बाद कैरागीन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेड एल्गी. ये रेड एल्गी से प्रोड्यूस किया जाता है और काफी कमर्शियल इंपोर्टेंस होती है. इसी तरीके से एक कंपाउंड होता है अगार. दिस हाइड्रोक्लोराइड substance is produced by red algae like Gelidium, ग्रेसिलेरिया एटसेट्रा. जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी होती है, उनसे ये अगार एक हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस है वो ऑब्टेन किया जाता है. और अगार का यूटिलाइजेशन कहां पे होता है? अगार इज यूटिलाइज्ड टू ग्रो द बैक्टीरिया in culture medium or lab. Agar is utilized to grow the bacteria in culture medium. जो कल्चर मीडियम होता है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लैब के अंदर से बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो कल्चर मीडियम के अंदर अगार डाल दिया जाता है. तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए अगार का यूज किया जाता है. इसके अलावा it is also used in preparation of jellies and ice creams. जेलीज एंड आइसक्रीम्स के बनाने में भी अगार का यूज किया जाता है. अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंसेस को? कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जो किड्स होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो कई बार शॉप से, किसी पर्टिकुलर ग्रोसरी शॉप से छोटी छोटी बोल्स ले आते हैं जो अलग अलग कलर की होती है, बहुत छोटी छोटी होती हैं. वो लाके उसको पानी में डाल देते हैं और कुछ देर के बाद वो काफी बड़े साइज की हो जाती है. जो ये बोल थी वो किसकी बनी हुई थी? वो हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस की बनी हुई थी जिसको हम अगार बोलते हैं, जिससे वो बड़े साइज की हो गई है. तो और जेली टाइप मीन्स हार्ड भी नहीं होती, काफी पल्पी होती है. तो वो हाइड्रोक्लोराइड कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है. मीन्स अगर एक मुट्ठी भर के उसको एक गिलास पानी में डाल दिया गया तो सारा पानी उन बोल्स के अंदर चला जाता है. तो उनकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा है. सेकेंड थिंग, जेलीज और आइसक्रीम की बात करें तो जेली की बात करें तो जैसे एल्पेनलीबे की एक टॉफी आती है जस्ट जेली, उसके अंदर क्या होता है? वो भी अगार का ही यूटिलाइज करके बनाई गई है. और आइसक्रीम्स में भी जैसे एक आइसक्रीम की एड आती थी पहले जिसमें वो आइसक्रीम जो है वो काफी हिलती थी लेकिन टूट के नहीं गिरती थी, तो उसमें क्या यूज किया गया था? अगार. तो अगार यूज करने से आइसक्रीम या जेलीज बनाए जा सकते हैं क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है. तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो एल्गी है उसकी काफी सारी इंपॉर्टेंस है. काफी सारी जो मरीन एल्गी है, ब्राउन है या रेड है, वो हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस बनाती है. जैसे एल्कीन जो है वो ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है, कैरागिन रेड एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है. इसी तरीके से अगार ये जो काफी पॉपुलर है, ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जो रेड एल्गी है उनसे ऑब्टेन किया जाता है. अगार को यूज किया जाता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए या फिर प्रिपरेशन ऑफ जेलीज एंड आइसक्रीम या जेली को बनाने में भी इनका यूज किया जाता है. अब जो एल्गी है, एल्गी को एक तरीके से जो टर्म एल्गी दी गई थी, एल्गी जो टर्म दी थी वो दी थी लिनियस ने. कैरोलस लिनियस ने एल्गी टर्म दी थी और उसके अकॉर्डिंग एल्गी का मतलब उसने रखा था सीवीड्स. सीवीड्स
वीड का मतलब क्या होता है? वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, यानी कि अगर हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं, जैसे वीट हमने ग्रो किया किसी फील्ड के अंदर, और वीट के साथ में कोई अननेसेसरी, जो हम नहीं चाहते हैं, अनवांटेड प्लांट उसके साथ ग्रो हो गए हैं, लाइक चिनोपोडियम, बथुआ उसके साथ ग्रो कर गया है, तो उसको हम बोलते हैं वीड। हालांकि अब तो चिनोपोडियम में जो बथुआ है वो काफी ज्यादा यूज होने लगा है, लेकिन कोई भी ऐसा प्लांट जिसको हम नहीं चाहते कि वो ग्रो करे और वो हमारी क्रॉप के साथ ग्रो करता है, तो उसको हम बोलते हैं वीड। तो इसी तरीके से लिनियस ने एल्गी के लिए टर्म, जो एल्गी है वो टर्म दी थी, और एल्गी का उसके अकॉर्डिंग मीनिंग होता था सी वीड्स, मतलब सी वाटर के अंदर प्रेजेंट अनवांटेड प्लांट्स। तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन है एल्गी का। आगे हम 3 क्लासेज इसकी स्टडी करेंगे। क्लोरोफाइसी, दैट इज ग्रीन एल्गी, फेओफाइसी, that is the brown algae, and rhodophyceae, that is the red algae। तो ये सारे जो पार्ट्स है वो हमें स्टडी कर रहे हैं। सो दैट इज द जनरल पार्ट ऑफ द एल्गी। अब 3 क्लासेस हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी। ओके, थैंक यू।